नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और अपने खास मेहमानों के साथ। आज खास तौर पर हम बात करने वाले हैं कि एमसीडी के चुनाव प्रचार में किस तरह से दिग्गज महारथी चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं और कैसा है प्रचार का रंग। साथ ही हम बात करेंगे कि गुजरात विधानसभा चुनाव में पानी कितना बड़ा मुद्दा बना है, क्योंकि पानी सिर्फ एक पानी नहीं है, उससे और भी कितना असर पड़ता है, समृद्धि और उससे कितनी बढ़ती है, उन सब चीजों पर बात करेंगे। और कितना बड़ा यह मुद्दा बन पाया है लोगों के लिए और नेताओं ने कितना बड़ा मुद्दा बनाया। साथ ही आज की जो खास चर्चा हम करने वाले हैं वो ये है कि उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक लगातार सपा के नेता के बोल बिगड़ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, क्या वो अपनी ही शासन का पोल खोल रहे हैं, इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। और साथ ही बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में G20 सम्मेलन की तैयारी हो रही है, माहौल बदला हुआ है और किस तरह जम्मू कश्मीर देश के बाकी हिस्सों के लिए भी नजीर पेश कर रहा है। होंगे ये सारी चर्चा इस वक्त में शामिल, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कल सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिणी गुजरात की 89 सीटों के लिए होगा मतदान। 788 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का होगा फैसला। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए किए सभी आवश्यक प्रबंध। गुजरात में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार अब हुआ तेज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और वरिष्ठ नेता अमित शाह राज्य में कर रहे हैं चुनाव प्रचार। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता भी प्रचार में झोंक रहे हैं पूरी ताकत। दिल्ली नगर निगम चुनाव का प्रचार अभियान जोरों पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता जगह जगह निकाल रहे हैं विजय संकल्प रोड शो। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता भी कर रहे हैं जमकर प्रचार। उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनावों में सपा नेताओं के बिगड़े बोल। कल सीएम योगी को सूली पर लटकाने की बात करने के बाद आज कहा कभी पेट से बाहर निकलने वाला बच्चा भी पूछता था आजम खान से पूछो कि बाहर निकलना है या नहीं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 और राष्ट्रीय साहसिक खेल पुरस्कार 2021 करेंगी प्रदान। टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अचंता को 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। इस वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 25 खिलाड़ियों को मिलेंगे अर्जुन पुरस्कार। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस, और अब हम देखते हैं खबरों को विस्तार से और करते हैं आज के एजेंडों पर चर्चा। और आज का हमारा सबसे पहला एजेंडा एमसीडी चुनाव को लेकर है, जहां एमसीडी चुनाव में प्रचार के लिए राजनीतिक दलों का मतदाताओं से संपर्क करने पर पूरा जोर है। इसी क्रम में बीजेपी का आज से जनसंपर्क अभियान है और हर घर बीजेपी के नेता दस्तक दे रहे हैं। और अभियान के तहत बीजेपी के 14 वरिष्ठ नेता राजधानी दिल्ली में जगह जगह निकाल रहे हैं विजय संकल्प रोड शो। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी दिल्ली में आकर कर रहे हैं विजय संकल्प रोड शो। साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मीनाक्षी लेखी का मालवीय नगर में रोड शो है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में रोड शो और प्रचार है। दूसरी भी पार्टियों की बात करें तो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का डोर टू डोर अभियान चल रहा है। और कांग्रेस की तरफ से भी कई नेता एमसीडी चुनाव में लगा रहे हैं एड़ी चोटी का जोर। एमसीडी चुनावों की बात करें तो 250 वार्डों के लिए 4 दिसंबर को मतदान होना है और वोटों की गिनती 7 दिसंबर को होगी, जिसके बाद यह पता चल पाएगा कि इस बार एमसीडी किसकी। सुन लेते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर इस दौरान क्या कुछ कहा है। दिल्ली की जनता कहती है नहीं करनी एमसीडी बेहाल, दूर रहो केजरीवाल, दूर रहो केजरीवाल।
ये अपने आप में दिखता है कि जो कहते हैं उससे जल्दी ही मुकर जाते हैं। झूठ के अगर किसी ने रिकॉर्ड बनाया है और भ्रष्टाचार का भी कोई रिकॉर्ड बना रहा है तो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी बना रही है। तो आरोप प्रत्यारोप का पूरा दौर चल रहा है एमसीडी चुनाव में और नेता प्रचार में पूरा जोर भी लगा रहे हैं। मुकेश शुक्ला हमारे संवाददाता इन सब चीजों पर बिल्कुल पैनी नजर रखे हुए हैं, जुड़ते हैं उनसे। मुकेश, जिस तरह से चुनाव प्रचार में दिग्गज उतर रहे हैं, बड़े बड़े नेता, राज्यों के मुख्यमंत्री, ऐसा लगता है कि एमसीडी चुनाव और इसका प्रचार काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। अब जबकि कुछ ही दिन प्रचार के लिए बाकी रह गए हैं, गिन करके अगर देखें तो सिर्फ आज के बाद शायद 2 और दिन। बिल्कुल 3 दिन बाकी हैं। 3 तारीख के बाद चुनाव होंगे और 4 तारीख को जिस तरह से वोट कास्ट किए जाएंगे, इसके लिए सभी शीर्ष दल के शीर्ष नेता इस समय मुकाबले में उतर गए हैं। अपने अपने प्रत्याशियों के साथ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी। सभी ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान पर उतार दिया। जिस तरह से चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है, तमाम प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। कई सारी जनसभाएं हुई। आज मेगा शो में देखने को मिलेंगे कई सारे रोड शो होंगे, जिसको विजय रोड शो का नाम दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो उसमें स्टार प्रचारक उतरेंगे, 11 मंत्री उसमें होंगे जो अलग अलग इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रैलियां करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और वो बताएंगे तमाम उपलब्धियां, किस तरह से केंद्र सरकार ने मिलकर के काम किया, किस तरह से 15 साल निगम ने काम किया और कहां चूक हुई, किस वजह से जो काम रह गए वो नहीं हो पाए। और आज देखा गया हरदीप सिंह पुरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 50 लाख लोगों को जहां झुग्गी वहीं मकान देने का एक और जो पूरा का पूरा रूपरेखा है वो तैयार की जा रही है। इससे पहले हमने कालका जी में देखा कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत फ्लैट्स दिए गए। ऐसे कई राज्य हैं जिनको इस तरह से फायदा हुआ है। वो तमाम चीजें वो गिनाने की कोशिश करेंगे। कल अनुराग सिंह ठाकुर ने भी 5 जनसभाएं करी और 1-2 रैलियां भी उनकी हुई, जिसमें हम खुद मौजूद थे। वहां पर भी देखने को मिला कि वो बता रहे थे कि कैसे तिरंगा यात्रा को न केवल देश भर में समर्थन मिला, बल्कि जम्मू कश्मीर में भी उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। जहां पर तिरंगा लहराने पर कहीं ना कहीं सजा हो जाती थी, उनको भी गिरफ्तार किया गया था जब उन्होंने एक बार तिरंगा यात्रा निकाली थी। आज माहौल बदला बदला दिखाई दे रहा है। इस बदली हवा में जो दिल्ली की हवा है वो कितनी बदलेगी, क्योंकि यहाँ का जो पॉल्यूशन स्तर है उसको लेकर के उन्होंने आम आदमी पार्टी को घेरा है कि कब इस पॉल्यूशन से निजात मिलेगी दिल्ली वालों को, कब लैंडफिल से निजात मिलेगी और कब ये सड़क से कूड़ा कचरा और जो सड़क की बदहाली है वो कैसे दुरुस्त होगी। इन तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने एमसीडी को घेरा है। अगर मुद्दों की बात कर रहे हैं हम, तो हम ये देख रहे हैं कि चाहे एमसीडी चुनाव में स्थानीय मुद्दे तो हैं, स्थानीय मुद्दों के साथ साथ कुछ राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दे भी का भी असर दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अगर नेताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों की हम बात करें, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, कूड़ा और विकास के बाकी साफ सफाई से लेकर के तमाम चीजों का जिक्र हो रहा है, कौन से मुद्दे ऐसे मुकेश आपको लगता है कि वो एक जिसे कहते हैं कि बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं एमसीडी चुनाव में? मुकेश लालचंद जी, सबसे पहले है सफाई कर्मचारियों का मुद्दा, जो वो काफ़ी समय से कह रहे हैं कि उनको टाइम पे सैलरी मिलनी चाहिए। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो उनको टाइम पे पगार देंगे, सबको रेगुलर करेंगे। और साथ ही साथ जो पॉल्यूशन है दिल्ली का, जो इस समय का करंट सिचुएशन है जहाँ पर सबको दिक्कतें हैं, कभी ऑड इवेंट्स की मार दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ती है, तो कभी कई जगह स्कूल बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि ये फॉग नहीं स्मोक की तरह पूरी की पूरी दिल्ली की हवा जो है आसपास की फैली हुई है। कोई कहता है पराली की वजह से है, तो कोई कहता है कि चिमनी का धुआं है। लेकिन अभी ये कौन सा धुआं है ये देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनावी घमासान में ये जो है ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा है। जगह जगह आपने कूड़े के ढेर देखे हैं, सड़कों पर आपने देखा होगा कि तमाम गंदगी फैली है, तो वो अभी हटाएगी कौन सी सरकार, इस पर वो हो रहा है कि विचार हो रहा है। और जिस तरह से तीनों निगम को मिला के एक निगम कर दिया गया है, इस पर बातचीत में उन्होंने बताया कि शीर्ष नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के बताया कि अब जो पैसा केंद्र सरकार से आएगा वो सीधा निगम को मिलेगा और उसका सीधा निगम फायदा उठा सकेगी। इसलिए उन्होंने एमसीडी को एक कर दिया दोबारा से कि कहीं भी कोई कोताही ना रह जाए, काम चुस्त दुरुस्त तरीके से किया जाए। वहीं केजरीवाल डोर टू डोर जाकर के चाय पे चर्चा करें, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं एक मौका दीजिए, वो तमाम चीजें करेंगे। उन्होंने कुछ चुनिंदा काम भी गिनाए कि वो सफाई कर्मचारियों को रेगुलर करेंगे, पार्कों को दुरुस्त करेंगे, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बढ़ाएंगे और साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था और जो स्वास्थ्य
व्यवस्था है उसको दुरुस्त करेंगे। लेकिन अनुराग सिंह ठाकुर ने कल उन पर एक आरोप ये जब लगाया कि सत्येंद्र जैन घुस जो स्वास्थ्य मंत्री है वो जेल की हवा काट रहे हैं, वो जेल मंत्री हैं, वहां जेलर्स की सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो जनता के बीच में है। अब देखते हैं कि 4 तारीख को इस पर पर्दा जब उठेगा और जनता किसको वोट कास्ट करेगी, ये देखना दिलचस्प। ठीक है, नतीजे वैसे 7 को आएंगे तब जाकर असली पता चलेगा कि जनता ने किसको इस बार एमसीडी में चुना। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश, जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे खास तौर पर कि गुजरात के विधानसभा चुनाव में पानी कितना बड़ा मुद्दा बन पाया है। देखते रहिए डीडी न्यूज। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम बात करने वाले हैं गुजरात विधानसभा चुनाव के मुद्दों की, और खास तौर पर यह कि पानी कितना बड़ा मुद्दा वहां पर बना है। गुजरात विधानसभा चुनावों में आंखों में पानी या आंख के सामने पानी बन रहा है मुद्दा। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था इसका। मिशन 2022 का गुजरात चुनाव कई मायने में आकर्षक है। बीजेपी विकास की रफ्तार को और तेज करने की बात कर रही है, तो वहीं प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस कह रही है कि विकास से आज भी कई इलाके अछूते हैं और जनता में आक्रोश है, यानी कि बात एंटी इनकम्बेंसी की। आम आदमी पार्टी के पास 10 गारंटी की लिस्ट है जिसके बल पर वो चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करना चाहती है, वही जो फ्रीबी वाले लिस्ट होते हैं उनके। लेकिन सबसे खास बात यह है कि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी के विपक्ष के दावे को पूरी तरह से खारिज कर रही है। और ऐसा किस आधार पर कह रही है? गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि पीएम मोदी की लोकप्रियता और गुजरात का विकास मॉडल पार्टी को जीत दिलाएगी, ये भरोसा जता रहे हैं वो। राज्य की सत्ता पर 27 साल से काबिज बीजेपी का दावा है कि विकास के सामने इस बार कोई बड़ी चुनौती नहीं दिख रही है। हालांकि जानकार मानते हैं कि पिछला जो 2017 का चुनाव था उसमें जिस तरह बीजेपी को चुनौती मिली थी, शायद इस बार कोई बड़ी चुनौती बीजेपी को नहीं मिलेगी। हर घर नल से जल जैसी योजनाओं ने गुजरात के ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या पर काबू पाया है, और गुजरात ने अपने नव दिवस यानी कि यही जो 25 अक्टूबर बीता है उस दिन को जल जीवन मिशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। दरअसल निर्धारित लक्ष्य 2 साल पहले ही राज्य के सभी 18,187 गांवों के 100% घरों में नल के जरिए पानी पहुंच चुका है। लक्ष्य के मुताबिक 91,73,000 घरों में नल से जल की सुविधा पहुंचा दी गई है। गुजरात में शुद्ध जलापूर्ति के लिए 63,287 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर इस लक्ष्य को हासिल किया गया है। राज्य में घर घर तक पानी पहुंचने से पशुपालन के जरिए दुग्ध उत्पादन में भी इजाफा हुआ है। ये असर होता है जब हर घर पानी पहुंचता है। जल समृद्धि से आर्थिक समृद्धि की तरफ गुजरात तेजी से और अधिक आगे बढ़ रहा है। लोगों की समृद्धि बढ़ रही है। गुजरात में हुए सामाजिक आर्थिक विकास ने सस्ती लोकप्रियता वाले चुनावी वादे के असर को थोड़ा कमजोर तो जरूर कर दिया है। और हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो वो कहा था, आंखों के सामने पानी वाली बात जो उन्होंने कही थी, उसको पहले सुन लेते हैं। कांग्रेस एटले कोण भाई? आ कांग्रेस एटले कच्छनी गोड़ दुश्मन। आ शब्दों हूं तीखा एटला माटे वापरू छू कारण कच्छने पाणी ए एनी सौथी पहली प्राथमिकता हती અને કચ્છમાં પાણી ન પહોંચે એના માટે જે લોકો ખેલ કરતા હતા એમની જોડે એમની જુગલબંધી હતી, એમની જોડે દોસ્તી હતી અને એના કારણે કચ્છને પાણી ન પહોંચેના ષડયંત્રો થતા હતા। સરદાર સરોવર ડેમની ઊંચાઈ ન વધે એના માટે ષડયંત્રો થતા હતા। રોડા અટકાવવાનું કામ થતું હતું। આ તમારો દીકરો જ્યારે ગાંધીનગર બેઠો ને એણે નક્કી કર્યો
એણે નક્કી કર્યું કે આ લડાઈ હું લડીશ અને ઉપવાસ પર બેઠા સરદાર સરોવર ડેમની ઊંચાઈ વધારી અને ભાઈઓ બહેનો આજે નહેરો પહોંચે કે ના પહોંચે, પાણી આવ્યું કે ના આવ્યું, હજુ કામ આગળ વધી રહ્યું છે કે નથી વધી રહ્યું? तो आखिरकार ये पानी कितना बड़ा मुद्दा बन रहा है और आंखों में पानी से लेकर आंखों के सामने पानी तक का जो सफर है ये गुजरात में कैसे तय किया है। दो संवाददाता हमारे जुड़ रहे हैं, धीरज कुमार छोटा उदयपुर से और शैलेंद्र मिश्र कच्छ से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले धीरज से। धीरज जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने भी इसका खास तौर पर जिक्र किया था, गुजरात में ये जो पानी है ये आंखों में पानी हुआ करता था कभी गुजरात के लोगों के आंखों में, अब आंखों के सामने पानी है। इस पर प्रधानमंत्री ने भी बड़ा खास जोर देकर कहा। लेकिन आप जिस तरह से वहां पर घूम रहे हैं, हमने पहले भी हर घर नल से जल से जुड़ी आपकी कई रिपोर्ट देखी है जो आपने गुजरात से की थी। कितना बड़ा मुद्दा यह विधानसभा चुनावों में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है धीरज? बिल्कुल आपने सही कहा, प्रधानमंत्री ने भी अपनी सभाओं में इसका जिक्र किया है जी। देखिए, पहले पानी के लिए आंखों में पानी आ जाते थे, आज आंखों के सामने पानी है और ये गुजरात के विकास की सच्ची कहानी है। क्योंकि जी धीरज की आवाज हमें ठीक से नहीं मिल पा रही है, हम धीरज से आगे चलकर संपर्क करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं शैलेंद्र मिश्र हमारे एक और संवाददाता जो जुड़े हुए हैं कच्छ से, उनसे बात करता हूं। शैलेंद्र, वही सवाल आपसे भी, क्योंकि आप भी गुजरात के विभिन्न इलाकों में घूम रहे हैं और ये बात सच है कि गुजरात जो राज्य है वहां पर पानी की कमी सचमुच हुआ करती थी। लेकिन जैसे कि सोनी जैसी जो योजनाएं हैं और जिस तरह से सरदार सरोवर बांध बना करके पानी पहुंचाया गया और अब तो हर घर नल से जल जो पहुंचाया गया है, उससे लोगों को काफी फायदा हो, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। लेकिन ये बताइए कि चुनाव में नेताओं ने इसको कितना मुद्दा बनाया और ये कितना बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है गुजरात में? लालचंद्र, आमतौर पर हम चुनाव में देखते हैं कि कोई बड़ी समस्या होती है, कहीं पर कोई पुल नहीं होता है, कोई सड़क नहीं होती है या बिजली बहुत कम आती है, तब ये सब मुद्दा बनता है। लेकिन हम गुजरात में देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या जिसका हल निकाला गया है, वो भी एक तरह से बहुत जोर शोर से मुद्दा बना है कि गुजरात और कच्छ के लोग से बेहतर कौन समझ सकता है कि पानी की कितनी अहमियत है। और जब सुजलाम सुफलाम योजना की शुरुआत हुई तब नर्मदा का पानी जिस तरह से दूर दराज गुजरात के अलग अलग गांवों में पहुंचा और कच्छ में जो पानी पहुंचा नर्मदा से कई सौ किलोमीटर पाइप के जरिए और नहर के जरिए, वो एक ऐतिहासिक काम जिस पर भरोसा कच्छ के लोगों को भी नहीं था कि वहां पर नर्मदा का पानी पहुंच सकता है। हमने बात भी की कच्छ के लोगों से, उनका यह कहना था कि 8-9 दिन में कहीं पानी नसीब होता था और गहरे कुएं से पानी निकलता था, महिलाओं को दूर जाना पड़ता था। आज हर घर में कच्छ के अधिकांश जगहों पर नल से पानी, मतलब घर घर पानी पहुंच चुका है और ये एक अकल्पनीय एक तरह से पानी पहुंचने का काम मोदी सरकार ने किया है और गुजरात सरकार बीजेपी सरकार की अगुवाई में काम हुआ है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और जिस रैली में प्रधानमंत्री वो जिक्र कर रहे थे, जो आप अभी थोड़ी देर पहले सुना रहे थे, वो दरअसल अंजार की सभा थी और जिसमें मेघा पाटकर जो सरदार सरोवर बांध के ऊंचाई बढ़ाने के विरोध में जिन्होंने एक रोना अटकाने का काम किया था और भारत जोड़ो यात्रा में मेघा पाटकर राहुल गांधी के साथ दिखी थी। और तब से हम देख रहे हैं कि गुजरात बीजेपी के नेता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की जुगलबंदी है मेघा पाटेकर से और विकास विरोधी जो समूह है, जो गैंग है, उनके साथ। और हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया कि किस तरह से विकास विरोधी जो लोग हैं, जो सरदार सरोवर की बांध की ऊंचाई बढ़ाने के विरोधी थे, उनके साथ कांग्रेस की जुगलबंदी है। और कच्छ में पानी न पहुंचे, चूंकि जब सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ी तभी यह संभव हो पाया कि कच्छ में पानी पहुंचा। और अब हम मुद्दा ये देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने ये वादा किया कि कच्छ के हर गांव तक पानी पहुंचाएंगे, यानी जिस इलाके में पानी पाइप के और नहर के जरिए पहुंचेगा
ये वहीं के लोगों को भरोसा नहीं था और वहां पानी पहुंच चुका है। जी। तो अब जो थोड़े बचे जगह है, कुछ गांव या कुछ जगह बची हैं, वहां पर पानी पहुंचाएंगे, ये वादा राजनीतिक दल कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गुजरात में पानी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा हुआ करता था, लेकिन इस बार बदले हुए परिप्रेक्ष्य में है, जब पानी की समस्या काफी हद तक हल हो चुकी है, न केवल कच्छ में बल्कि पूरे गुजरात में, चाहे उत्तर गुजरात हो जहां दूसरे चरण में चुनाव होगा। शैलेंद्र, जैसे कि हम प्रचार की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार के विकास को लेकर के मैदान में है। उसको लेकर के मैं आपके पास आता हूं, लेकिन धीरज भी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनसे बात करता हूं। धीरज से बीच में संपर्क टूट गया था। धीरज, ये बात सही है कि विकास की धारा बहने के लिए पानी की धारा का बहना पहले जरूरी होता है। तो ये जो पानी की धारा बहाई गई है गुजरात में, गुजरात कई मायनों में विकसित राज्य रहा है, लेकिन ये जो पानी की धारा है, ये विकास की धारा को और मजबूत करके नई समृद्धि वहां पर ला रही है। धीरज जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसा कि मैंने जिक्र किया था, पहले भी मैंने कई रिपोर्ट में जिक्र किया है कि गुजरात सूखा प्रदेश कहलाता है। यहाँ पूरे प्रदेश में पानी की काफी चुनौतियां होती है। और अगर हम नीति आयोग के आंकड़े को अगर हम टटोलते हैं, नीति आयोग के अगर आंकड़े को हम देखते हैं, तो जल प्रबंधन के मामले में गुजरात देश का प्रथम राज्य रहा है, जो कि लगातार जल प्रबंधन की दिशा में अग्रसर रहा है। चाहे वो वर्षा के पानी के बचाने की बात हो, चाहे कुएं और जी। धीरज से बीच बीच में हमारा संपर्क इसलिए टूट रहा है क्योंकि ये दूर दराज के इलाके में है। हाँ, मैं शैलेंद्र आपके पास आ रहा हूँ। लालचंद्र, मैं वो बात आगे बढ़ाऊंगा, जिस तरह से पीने की पानी की बात नहीं। हाँ शैलेंद्र, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कि एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने की कोशिश कर रही है विकास की बात करके, ऐसे में जो हर घर नल जैसी योजनाओं की बड़ी कामयाबी है, वो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा सहारा दे रही है एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने में और विकास की बात को मजबूती से रखने में। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बात गुजरात में मोटे तौर पर आप देखें, जब लोगों से बात करें तो नजर नहीं आती। लेकिन मैं ये कह रहा था कि जो विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं एंटी इनकम्बेंसी की, उसकी बात कर रहा था। उसी पर आ रहा था कि पानी जैसी जो गंभीर समस्या हल हुई है गुजरात में, वो केवल पीने की पानी नहीं, बल्कि कच्छ जहां पर सिर्फ और सिर्फ वो फसलें होती थी जो सिंचाई जहां नहीं करनी पड़ती थी, जिसे मोटा अनाज कहते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, हम देख रहे हैं कि वहां पर अब अमरूद की खेती हो रही है, अनार बोया जा रहा है। ड्रिप इरिगेशन में कच्छ पूरे देश में उदाहरण बना है कि कैसे पानी की बचत से सिंचाई की जा सकती है और नर्मदा के पानी सिंचाई के लिए नर्मदा का पानी पहुंचा है। तो हम देख रहे हैं कि गुजरात में ऐसे उल्लेखनीय कार्य हुए हैं जिसकी चर्चा देश और दुनिया में होती है कि कैसे ड्रिप इरिगेशन में पूरा देश आगे बढ़ सकता है। कच्छ से सीखने की बात कही जाती है। तो निश्चित तौर पर जल प्रबंधन के मामले में, पानी हर घर में नल से जल पहुंचाने के मामले में, और पानी का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे नर्मदा का पानी गांवों तक दूर दराज कई सैकड़ों किलोमीटर दूर नहरों के जरिए पहुंचाया जा सकता है, ये परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए की थी सुजलाम सुफलाम योजना में। और उसकी सफलता के बाद हमने देखा कि उत्तर गुजरात जाइए, वहां पर आपको पानी मिलेगा, आप दक्षिण गुजरात जाइए, आप कच्छ आइए, नर्मदा का पानी मिलेगा। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा काम गुजरात में हुआ है और इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि समस्याओं को हल करने का काम गुजरात में किया गया है बीते 27 वर्षों में, जो नई पीढ़ी जानती भी नहीं होगी, चाहे पानी की समस्या हो या 2 दशक पहले बिजली की समस्या हो, आज पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा में गुजरात अग्रणी है। तो एक एक करके समस्याओं को हल करने का काम किया गया है और यही वजह है कि एंटी इनकम्बेंसी जो विपक्ष बात करती है वो नजर नहीं आती और बीजेपी को लगता है कि वो पिछला आंकड़ा भी और आगे उससे लेके जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपसे गुजरात चुनाव के मुद्दे, गुजरात चुनाव के हालात और प्रचार, सब चीजों पर बात करते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए थे गुजरात से और कच्छ से खासतौर पर, और बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर पानी जो आंखों के सामने अब आ चुका है, हर घर नल से जल की योजना के जरिए, वो कितना बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन गुजरात में और एमसीडी में तो चुनाव हो ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश भी भले ही उपचुनाव हैं, लेकिन वहां पर भी माहौल बड़ा गर्म है।
उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव में सपा नेताओं और प्रवक्ताओं के बिगड़े हुए बोल का सिलसिला उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में जारी है। कल की बात करें तो कल ही सपा के नेता और प्रवक्ता अमीक जमाई ने सीएम योगी को गोरखपुर दंगे मामले में सूली पर लटकाने की बात की थी। कल हमने इस मुद्दे को इस वक्त में उठाया भी था। आज सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने कर दी है इंतकाम यानी बदले की बात और कह दी है बड़ी बात। क्या कहा है आजम खान ने? आजम खान ने कहा कि कभी ना कभी आने वाली पीढ़ियां बदला जरूर लेंगी। अब पता नहीं किस बात का बदला लेंगी और क्यों लेंगी बदला। साथ ही आजम खान ने कहा कि कभी ऐसा होता था कि पेट से बाहर निकलने वाला बच्चा भी पूछता था कि आजम से पूछो कि बाहर निकलना है या नहीं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या सपा का शासन ऐसा था जिसका सपा नेता अब हवाला दे रहे हैं? यह बड़ा सवाल बन रहा है। क्या किसी को भी इच्छा के मुताबिक सूली पर चढ़ाया जाता था उस दौरान? ये खुद अपने बयानों से ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं। क्या आजम खान की मर्जी के बगैर सचमुच कोई पत्ता तक नहीं हिलता था? जैसा बयान आजम खान आज दे रहे हैं, इससे तो यही साबित होता है ना, आने वाली पीढ़ी द्वारा बदला लेने की बात कहकर कैसा समाज बनाना चाहते हैं ये नेता? ये एक बड़ा सवाल है। समाज के अंदर ऐसा विद्वेष पैदा कर क्या हासिल करना चाहते हैं ये लोग? ये सवाल हम पूछ रहे हैं और ये सवाल बनता है, गंभीर सवाल है। ये सवाल यह है कि सपा नेताओं और प्रवक्ताओं के ये किस तरह के बयान हैं? आखिर इस ऐसे बयान की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों दे रहे हैं सपा के नेता और प्रवक्ता ऐसे बेतुके बयान? क्या ये उपचुनाव सपा के अस्तित्व का मामला बन गया है और घबराहट है, उसकी वजह से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आशुतोष शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चारू प्रज्ञा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत मैम। और साथ में प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हैं जो कि सपा प्रवक्ता हैं, अपनी बातों को वो भी रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका भी प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी। मैं शुरुआत संवाददाता आपने आशुतोष शुक्ला से करता हूं। आशुतोष ये बताइए, कल आमिक जमाई ने कहा कि सूली पर लटका देते, आज आजम खान कहते हैं बदला लेंगे, पीढ़ियां जो है वो बदला चुकाएंगी। फिर ये भी कहती हैं कि वो भी दौर था जबकि वो बच्चा भी पूछ कर निकलता था कि बाहर आए या नहीं। हालांकि वो दौर तो हमने देखा है, भैंस को ढूंढने वाला दौर, जब पुलिस भैंस ढूंढती थी। तो ये क्या खुद ही सवाल खड़ा करने के लिए ये मौका दे रहे हैं सपा के नेता? आशुतोष देखिए लालचंद, जिस तरीके से रामपुर और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की राजनीति रही है, अभी आप चर्चा कर रहे थे कि गुजरात में पानी किस तरह से मुद्दा बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी पानी मुद्दा है, लेकिन वो पानी सिर्फ आजम खां की आंखों में है। जो रामपुर की गलियां उनका इंतजार करती थी, उनके पद चिन्हों के लिए, पदचाप सुनने के लिए इंतजार करती थी, उन हर गलियों में आज की तारीख में आजम खान जो है आंखों से आंसू बरसा रहे हैं। लोगों से जो है इस बात को लेकर के समर्थन मांग रहे हैं कि आज मैं न विधायक हूं, न मेरी सियासत है, न मैं मतदाता हूं, लेकिन आप हमें फिर से उसी सियासत के मुकाम पे पहुंचाइए जहां कभी हम चढ़ करके भारत मां को गाली देते थे, गौ माता को गाली देते थे। देश के तमाम सारे जो है इनके खिलाफ जो तमाम चिट्ठे हैं, अगर मुजफ्फरनगर दंगों से लेकर के तमाम सारी बातों को की जाए तो आजम खान कभी आरोपों से बरी नहीं रहे हैं। और मामूली आरोप में जब उनकी सदस्यता चली गई है तो उनके आंख से आंसू गिर रहे हैं। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की राजनीति कुछ ऐसी ही रही है जहां पर धसक और दबंगई की राजनीति रही है। और अगर जिस भाषा का प्रयोग आजम खान ने किया कि बच्चा भी पेट से बाहर तभी आता था जब आजम खान का आदेश होता था, साफ तौर पर अपनी कहानी, अपनी ख्याति उन्होंने स्पष्ट कर दी कि मैं यहां पर जब शासक था, जब हमारे हाथ में सत्ता थी, तो मैं किस प्रकार का जो है निर्विघ्न शासन करता था कि पेट का जो है वो मासूम बच्चा जो बिल्कुल अबोध होता है वो भी आजम खान को याद करता था। निश्चित रूप से आजम खान को रामपुर के लोग जानते हैं, रामपुर की गलियां जानती हैं, और यही कारण है कि रामपुर आज गलियों में रो रो करके लोगों से अपने समर्थन की मांग कर रहे हैं, अपने प्रत्याशी को जिताने की मांग कर रहे हैं। और उनको इस बात का भी भरोसा नहीं है कि भारत की संविधान की जो न्यायपालिका है, जो कार्यपालिका है, शासन की बात आप जाने दीजिए, हो सकता है बदला ले रही हो, लेकिन अगर
न्यायपालिका ने उन्हें कहीं दोषी ठहराया है, न्यायपालिका ने उन्हें कहीं दंडित किया, जेल में रखा, आज उनका भरोसा उससे भी डिग गया है। ठीक है, ये मनचाही हरकत करना चाहते हैं। ये उच्च श्रृंखल व्यवहार जो है समाजवादी पार्टी का, कोई उत्तर प्रदेश में अनजाना नहीं है इससे। ठीक है, लौटता हूं आपके पास और चारू प्रज्ञा जी के पास मैं जाऊं, उससे पहले प्रोफेसर भुवन जी के पास ही चलता हूं और उन्हीं से पूछता हूं। क्या प्रोफेसर भुवन जी ये बताइए कि क्या आपके इन नेताओं के बयान ये नहीं बता रहे हैं कि उस दौर का शासन आपका क्या ऐसा था? क्या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या ऐसा शासन था कि आजम खान से पूछ करके बच्चा बाहर आता था और क्या किसी को सूली पर यूं ही चढ़ा दिया जाता था? ये कैसा बयान है प्रोफेसर भुवन जी? देखिए, जिस प्रकार आज की मौजूदा जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जब से सत्ता में आई है, निश्चित तौर पे 9 बार के सांसद, 9 बार के विधायक और सांसद और पूर्व मंत्री रहे माननीय आजम खान साहब पे जिस प्रकार की जातियां हुई हैं, जिस प्रकार की उनपे हल्के मुकदमे, बकरी चोरी, किताब चोरी, मुर्गी चोरी, इस तरह के फर्जी मुकदमे जो सरकार ने लगाए, निश्चित तौर पे उसके लिए उन्होंने जेल भी गए हैं और लगातार ये देखिए आप उनको उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। और आज एक उनकी जो सदस्यता भी चली गई है संवैधानिक कानून के द्वारा। उन पर वो यूनिवर्सिटी के घोटाले वाला भी आरोप है और वो आरोप किसी सरकार ने नहीं लगाया है, वहीं के आदमी ने लगाया है और वो भी कोई मौलाना साहब है, उन्होंने वो आरोप लगाया यूनिवर्सिटी के घोटाले वाला। मैं आपसे कह रहा हूँ, इस देश का सबसे बड़ा चीज कानून है। कानून कोई किसी को कोई सजा दे दे तो वो तो विषय समझ में आता है, ठीक है, उसके लिए हम कोई बात नहीं कहते। हम लोग सब कानून से बंधे हुए लोग हैं। मैं खुद कानून पढ़ता और पढ़ाता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बड़ी आज जो लोकतंत्र को खतरा है, आज जो हमारी संवैधानिक संस्थाओं को खतरा है, निश्चित तौर पर इसकी लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, हमारे नेता माननीय। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप दोनों बातें कह रहे हैं। एक कह रहे हैं कि अदालत अगर कोई प्रक्रिया करती है तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बात आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा आजम खान को सताया जा रहा है। अदालत में अगर कोई मामला है उसके तहत बाकायदा उनको पूरा मौका मिलता है अपना पक्ष रखने के बाद, और उसके बाद अगर कुछ होता है तो इसमें आजम खान को कहां सताया जा रहा है जो इस तरह के बयान देने की जरूरत पड़ती है कि आने वाली पीढ़ियां बदला लेंगी? किस बात का बदला लेंगी? देखिए, इसी देश ने हमारे मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं, उनको इस देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र जमहूरियत में रोते हुए पूरे देश ने देखा है। माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ साहब को आप बताइए कुछ कि कैसे उन्होंने पीड़ित किया, क्या फर्जी डाला, क्या फर्जी मुकदमा डाला, तब मैं चारू प्रज्ञा जी से पूछूंगा उस पर और जवाब लूंगा उनका। मैं बताना चाहता हूँ, ये समय चक्र का दोष है। जब माननीय योगी जी सदन में, लोकसभा में रोए, पूरे देश ने देखा था। पूरे देश ने देखा था। आज सत्ता उनकी है, वो निश्चित तौर पे कुछ भी कर सकते हैं और अपने विपक्षियों। आप ये कह रहे हैं कि जो आमिर जमाई ने बात कही थी सूली पर लटका देते, तो आप कह रहे हैं कि उस समय आपने योगी जी को रोने पर मजबूर कर दिया था, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये नहीं कह रहा, मैं इतना कहना मैं कह रहा हूं कि योगी जी सदन में रोए थे, नहीं रोए थे? आज रोए थे। मैं खुद लोकसभा में मौजूद था। हाँ, जो प्रताड़ित होगा, मैं कहना चाहता हूँ, हम और आप भी रोते हैं, लेकिन जब हम प्रताड़ित रोते हैं उस समय अगर योगी आदित्यनाथ प्रताड़ित हुए होंगे तो रोए होंगे। आज आजम खान साहब प्रताड़ित है तो वो रो रहे हैं। अच्छा, ये तर्क है आपका। चलिए चारू जी से जवाब लेते हैं। चारू जी, बदला चुका रहे हैं आप। पहले योगी जी की प्रताड़ना हुई तो वो रोए, आप कह रहे हैं आजम खान की प्रताड़ना कर रहे हैं इसीलिए आजम खान रो रहे हैं। चारू जी दीजिए जवाब। देखिए लालचंद जी, जिस तरीके की बातें बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है। इनके खुद के बयान मुझे नहीं लगता इन्हें समझ आ रहे हैं। सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी एक गुंडों की पार्टी माना जाती थी। उस समय जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में होती थी, हमें भी मालूम है कानून व्यवस्था क्या होती थी। मैं खुद उत्तर प्रदेश से आती हूँ। एक समय था जब शरीफ परिवार के लोग दिन ढलने के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे, हाईवे पे चल नहीं पाते थे। हाईवे भी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी, वो तो बात छोड़ ही दीजिए, लेकिन अगर कहीं आपको सड़क चलने के लिए मिल भी जाए तो वहां पे किस तरीके के हादसे होते थे हम सबको याद है। खैर, पुरानी बातों में जाने की जरूरत नहीं है, आज की बात हम करते हैं। आजम खान इस तरीके के जो बयान कर रहे हैं वो सच्चाई बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की, आज से समय पहले। ये सच्चाई है और इस सच्चाई को याद रखकर ही उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, योगी जी को आशीर्वाद के रूप में वोट दिए हैं। उसी सच्चाई को याद रखकर
आज हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में 2 बार बनी है और लोकसभा में पिछले 2 चुनाव में कंप्लीट स्वीप हुई है, ये सब जानते हैं। आज मैनपुरी में जो बाय इलेक्शंस होने जा रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ सपा की जो प्रत्याशी हैं, क्या वो अपनी सीट बचा पाई थी पिछले चुनाव में? कितने वोटों से हारी थी डिम्पल भाभी? जवाब देंगे इसका, प्रोफेसर भुवन देंगे जवाब। जब आप कन्नौज में जीत नहीं पाए, आज आप एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं और केवल सिंपैथी वेव पर भरोसा रखकर आप सोचते हैं कि लोग आपको वोट देंगे, वो नहीं वाला। परिवार के नाम पर वोट मांगने के दिन इस देश में खत्म हो गए हैं। परिवारवाद के नाम पर आपका ये सोचना कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी गढ़ हो गई है, ये वाले दिन भी अब खत्म हो गए। ठीक है, लौटता हूं चारू जी आपके पास, लेकिन और प्रोफेसर भुवन साहब भी जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आशुतोष के पास। आशुतोष, ये बताइए कि ऐसे बयान देने की जरूरत क्या कहीं ना कहीं उसमें ऐसा लग रहा है कि कोई चुनौती है, कोई घबराहट है जिसकी वजह से ऐसे ऐसे बयान दे जा रहे हैं सूली वाले? तो फिर जैसे वो ये तो शोले के गब्बर वाला स्टाइल हो गया ना, कि जो गब्बर ने डायलॉग दिया था कि बच्चे को भी मां कहती थी कि गब्बर आ रहा है सो जाओ, तो उस तरह का ये बयान हो गया। राजनीति में ये कैसा बयान, क्या घबराहट की वजह से है? देखिए, घबराहट भी हो सकती है लालचंद, और साथ में जो है अतीत का जो इतिहास होता है, अतीत के जो बर्ताव होते हैं, समय बदल जाता है लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पर 2-3 बातें कही गई, मैं उनका उत्तर देना चाहता हूँ। साफ तौर पर संसद में योगी आदित्यनाथ रोए थे, इसमें कोई 2 राय नहीं है। हाँ, लेकिन आज रामपुर की हर गली में आजम खान रो रहे हैं, ये भी जो है पूरा मीडिया देख रहा है, देश की जनता देख रही है। जिन किताबों की चोरी की बात कही जाती है, वो किताबें साधारण अरबी फारसी की एक ऐसी, ये अरबी फारसी के उन विद्वानों की किताबें थी जिनको, जो पूरे राष्ट्र की धरोहर थी, भाषा के रूप में, साहित्य के रूप में, जिसकी चोरी आजम खान ने की। और भारतीय दंड विधान कहता है कि चोरी चाहे बकरी की कीजिए और चाहे हाथी की कीजिए, आपके ऊपर जो है सजा वही होगी जो चोरी की सजा होती है। ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो है, ये दिमागी रूप से एक असंतुलन हम कह सकते हैं। जिस इंतकाम की ये बात करते हैं, किससे इंतकाम लेना चाहते हैं? इस आवाम से इंतकाम लेना चाहते हैं या इस आवाम के चुने हुए सबसे बड़े प्रतिनिधि से आवाम जो है इंतकाम लेना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ आज अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो यूं ही नहीं हो गए हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ने उनका चुनाव किया है। और जो चीजें होंगी वो सामने निश्चित रूप से आएंगी। और ये जो बोल और भाषा बिगड़ रही है, कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी, यही अखिलेश, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव जो है आजमगढ़ और रामपुर की दोनों सीटों पर एक दिन प्रचार करने के लिए नहीं गए थे। दोनों चुनाव में दोनों सीटों पर समाजवादी अभी पूरी तौर पे उतरे हुए हैं। तो निश्चित रूप से पत्नी चुनाव लड़ रही है, सिंपैथी का वोट है, लेकिन घबराहट इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ जो है असर, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जो विरासत है उसको भी छिन्न भिन्न कर दे। यही घबराहट आजम खान के भी मन में है और अखिलेश यादव के मन में। प्रोफेसर भुवन, चाहे आमिर जमाई का बयान सूली पर चढ़ाने वाला हो या आजम खान का बयान हो कि बच्चा भी पूछ कर निकलता था, गब्बर के स्टाइल वाला बयान, इससे तो आपके शासन की पोल खुल रही है। आप ऐसे नेताओं के बयान पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ एक्शन लेंगे? आपकी पार्टी कोई एक्शन लेगी क्या, प्रोफेसर भुवन? देखिए, मैं पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी का जवाब दे दूं। अभी गोरखनाथ का चुनाव हुआ है, आपने देखा होगा, गोला का जो चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, इन्होंने अपने उनके पुत्र को ही टिकट दिया था। वो भी पूरे सिंपैथी पे चुनाव मांगते रहे। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर सिंपैथी पर वोट मांग ले तो वो सही है, लेकिन मांगे तो दिक्कत। और इनको बताना चाहता हूँ, एक मिनट, मेरे को बात लेट मी कंप्लीट। मैं इनको बताना चाहता हूँ, मैं मैनपुरी में हूँ पिछले 10 दिन से, और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, ये चुनाव मैनपुरी की जनता ने ले लिया अपने हाथों में, और ये चुनाव केवल नेताजी को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए हो रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं मनी डिंपल यादव जी के बारे में, पूरे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं, जब ये कोरोना काल था, केवल डिंपल यादव और उनका परिवार था जो सड़कों पर था, बाकी सब लोग अपने घरों में थे। और कोरोना काल में जो उनकी सेवा का संकल्प है, उनकी जनसेवा का संकल्प है, जो उत्तर प्रदेश को अपना परिवार मानती है, निश्चित तौर पर आप देखिएगा मैनपुरी में। आपने लेकिन उसका जवाब नहीं दिया प्रोफेसर भुवन, आपने उसका जवाब नहीं दिया। आ रहा हूं चारू जी, आ रहा हूं चारू जी, आपने उसका जवाब नहीं दिया कि ऐसे नेताओं पर आप लगाम लगाएंगे कि नहीं। बात यह हुई कि आपको मैनपुरी में आत्मविश्वास है, लेकिन हमने देखा है कि आजमगढ़ और आजम का गढ़ रामपुर में आप उपचुनाव में हार चुके हैं, यह भी हमने देखा है। प्रोफेसर भुवन, मैं चारू जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं, फिर आता हूं। चारू जी बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे चारू जी?
जी जी, लालचंद जी, सबसे पहले तो अगर कोरोना काल को याद करना चाहते हैं मेरे सपा के मित्र, तो मैं उन्हें बता दूं, कोरोना काल के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो चुका है, विधानसभा चुनाव हुआ है, आपने गठबंधन भी करे, आपने बहुत प्रचार भी करा, और सीटें कितनी जीती जरा मुझे याद दिला दीजिएगा। तो आज आप कोरोना की अगर बात करना चाहते हैं तो जनता ने तो अपना स्टैंप ऑफ अप्रूवल, अपनी मोहर भारतीय जनता पार्टी पर लगा रखी है। अगर आप उसको नहीं मानते वो अलग बात है। दूसरे काम की बात ये है, ये जो सिंपैथी वेव या जो ये बात कर रहे हैं, मैं बहुत क्लियर बात कर रही हूँ। मैं उस तरीके की सिंपैथी वेव की बात नहीं कर रही कि किसी के परिवार में किसी नेता का देहांत हो गया हो। मैं बोल रही हूँ कि डिंपल भाभी तो पहले से ही अपने आप को नेता मानती आई हैं, केवल यादव नाम पर मानती आई हैं, वो बात अलग है। लेकिन क्या वो अपने खुद के चुनाव जीत पाई हैं? जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो जीत नहीं पा रही, आज परिवारवाद के नाम पर आप उनको मैनपुरी पर उतार रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जनता को ये समझ नहीं है? जनता को ये नहीं मालूम कि कन्नौज 10 साल उनके परिवार के पास था, उसके बावजूद वो उसको हार गए। कोविड के बाद, कोरोना काल के बाद भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बना पाई, इतिहास रचा है हमने। उसके बावजूद आपको लगता है कि केवल एक परिवार का नाम लेकर और सिंपैथी पर रिलाय कर अगर आप चुनाव जीत जाएंगे तो आप गलत सोचते हैं। आप चुनाव जीत जाएंगे डेवलपमेंट के एजेंडा पे, जनता की सेवा के एजेंडा पे, उन लोगों को वोट मिलेंगे जो आ रहा हूं प्रोफेसर भुवन साहब के बीच रहते हैं। ठीक है प्रोफेसर भुवन, ये बताइए, जो बात चारू कर रहे हैं उसी में मैं एक बात और जोड़ देता हूं कि ऐसे बयान देने के बजाय क्यों ना असली मुद्दों को उठाया जाए? क्या असली मुद्दों की कमी कर जाती है जो ऐसे बयान देने पड़ते हैं? मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी की जो हमारी प्रवक्ता साथी है उनको बताना चाहता हूँ, मैं मैनपुरी में हूँ। योगी आदित्यनाथ आए थे यहाँ पर वोट मांगने के लिए, वोट मांग रहे थे माननीय मुलायम सिंह जी हमारे नेता के नाम पर। क्यों नहीं मांग रहे थे वो वोट कल्याण सिंह के नाम पर? क्यों नहीं मांग रहे थे वो राजनाथ सिंह के नाम पर? क्यों नहीं मांग रहे थे वो राम प्रकाश गुप्ता के नाम पर? क्यों नहीं मांग रहे थे? क्यों? आप पता करिए, आप इसका मतलब आप टच में नहीं रहती है क्या? गूगल से देखती है क्या? नेताजी से वो वैसे भी पहले भी आशीर्वाद लेते रहते थे योगी आदित्यनाथ। माननीय मुलायम सिंह के नाम पर वोट मांग रहे थे। कितने उत्तेजित हो रहे हैं जी। कहा गया राजनाथ सिंह, कहा गया राजनाथ सिंह का विकास, कहा गया इनके कल्याण सिंह का विकास, कहा गया इनके राम प्रकाश गुप्ता जी का विकास, कहा गया योगी जी। आज तो बात ये होगी कि योगी आदित्यनाथ के विकास पर हो रहा है ना, तो योगी आदित्यनाथ के विकास पर बात कीजिए। उन्होंने कहा मैं नेताजी के नाम पे वोट मांगने आया हूँ। बताइए मुझे, भारतीय जनता पार्टी पे कोई नेता नहीं है क्या जिसके नाम पे वोट पड़ सके? निश्चित तौर पे। चारू जी आप हंस रही हैं, बताइए क्या नेताजी जब जीवित थे तब भी आप लोगों ने, योगी जी ने भी उनसे आशीर्वाद लिया था, और क्या नेताजी के नाम को अभी भी आप लोग ले रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के नाम को? अरे तो सपा के नेताओं को तो खुश होना चाहिए कि हम उनके नेताजी को इतनी इज्जत देते हैं। मोदी जी ने हमेशा उनके बारे में अच्छी बात कही है। आपके पास काम का कोई एजेंडा है? आपके पास 6 साल का, हमेशा भाजपा की 6 साल का कोई एजेंडा नहीं है। अच्छा, आप चारू जी को सुन लीजिए। प्रोफेसर भुवन जी चारू जी की बात सुन लेते हैं फिर आपकी। लालचंद जी देखिए, मजा इस बात का देखिए, इतने उत्तेजित हो रहे हैं सपा के नेता। इनको लग रहा है इन्होंने कोई ट्रेडमार्क कर लिया है नेताजी के नाम का। ट्रेडमार्क हो गया है क्या? क्यों? जब नेताजी मोदी जी की तारीफ करते थे और मोदी जी उनकी तारीफ करते थे, तब आपको याद यह भी बोला था कि दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी। जब आशीर्वाद लिया योगी जी ने, तब आपको ये बात याद नहीं आ रही थी? अरे भाई, कम से कम पॉजिटिव राजनीति करिए और उत्तेजित मत होइए, मुद्दे पर रहिए, इश्यूज पे बात करिए, डेवलपमेंट पे बात करिए। उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था से लेकर उत्तर प्रदेश में घर घर खाना पहुंचाने, बिजली, सड़क, पानी से लेकर बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों के इलाज से लेकर, जब हर चीज का ख्याल भारतीय जनता पार्टी रखती है तो समझने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेंगे। और मैनपुरी की बात छोड़िए, आजमगढ़ हो, रामपुर हो, इनको भी तो गढ़ माना करते थे आप अपने। गढ़ भी तो टूटे हैं। अरे ये गढ़ छोड़िए। ठीक है, प्रोफेसर भुवन का काउंटर ले लेते हैं। प्रोफेसर भुवन बताइए। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने को तैयार है वो किसान जिनकी इन्होंने हत्या करा दी। मैं कहना चाहता हूं अभी इनके गृह राज्य मंत्री, मैं यही बात कह रहा था प्रोफेसर भुवन साहब, मैं यही कह रहा था कि अगर ऐसे मुद्दे हैं तो ये उठाए जाए ना। वो सूली वाली बात, वो गब्बर जैसी बात वो करने की जरूरत क्या पड़ती है? मैं कह रहा, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। हाँ बिल्कुल, बोलिए। डायलॉग आपने, ये सारे डायलॉग आपने यूपी चुनाव के वक्त मारे थे।
वोट मिले क्या ये बताइए, जब जनता आपके सारे झूठ को झूठ ही समझ रही है। तो युवा जो बेरोजगार है, आपके यहाँ शिक्षा, आपके यहाँ जो परीक्षा माफिया है वो जेल में नहीं है, उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया जाता। आपके एक इनके एमएलसी के आपकी बातों को चारू जी काउंटर कर रही हैं, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये सारे मुद्दे अगर हैं तो यही सब उठने चाहिए ना। ये सूली वाली बात, ये गब्बर जैसे बयान की बात क्यों उठ रही है, यही सवाल है। और आपको ये भी कहना है कि ऐसे नेताओं के बयान पर जरूर रोक लगाइए, क्योंकि इससे कोई बेहतर समाज का निर्माण नहीं होगा बदला चुका कर। देखिए, मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात बताता हूँ, जिसको चारू जी बड़ी बड़ी बात कह रही थी। मैं इनको बताना चाहता हूँ, इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी फेल हुआ, इनके साथ साथ इनका इंटेलिजेंस भी फेल हुआ। मैं आपको बताता, प्रदेश ने बोला है। देखिए मैं, चलिए ठीक है, क्या बात कर रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए राजनीतिक पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, चलता रहना चाहिए, लेकिन ये जो बिगड़े बोल वाली बात है, जिसमें बदला चुकाने की बात होती है, सूली की बात होती है, गब्बर के डायलॉग होते हैं, वो सब ना करें। और अगर ऐसा होता है तो प्रोफेसर भुवन जोशी जी, हम ये कह रहे हैं कि ऐसे नेताओं पर आपको लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा वो अपनी शासन का पोल खोल रहे हैं, आपके लिए उस तरह की चुनौती पैदा कर रहे हैं। कम से कम उन लोगों पर रोक लगाइए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, चारू प्रज्ञा जी आपका भी, और आशुतोष आपका भी जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये चर्चा हमारी थी कि किस तरह से उपचुनाव में बड़े अजीब अजीब के बयान आ रहे हैं नेताओं के, और उन बयानों से वो क्या कर रहे हैं, क्या हासिल हो रहा है उनको, कैसा समाज बना रहे हैं। और फिर ये भी कि अपने पिछले शासन के बारे में क्या बता रहे हैं, वो शायद उनको ये समझ में नहीं है और इसीलिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और जो हमारा अगला एजेंडा है वो थोड़ा पॉजिटिव सा है। और वो पॉजिटिव एजेंडा क्या है कि नए जम्मू कश्मीर में नई पहचान और विकास का नया दौर। नए जम्मू कश्मीर में नई पहचान और विकास का नया दौर शुरू हो गया है। क्या जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है? ये सवाल क्यों उठ रहा है, हम आपको बताएंगे। क्या ऑपरेशन ऑल आउट ने जम्मू कश्मीर से आतंकी संगठनों के तंबू उखाड़ दिए हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि कश्मीर संभाग के 3 जिले अब आतंकवाद से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। वहां पर अब एक भी आतंकवादी सक्रिय नहीं है। अब ना तो जैश और ना ही लश्कर का कोई सरगना जम्मू कश्मीर में मौजूद है, सफाया हो चुका है। यह जम्मू कश्मीर पुलिस का दावा है। पिछले वर्षों की तुलना में सक्रिय आतंकवादियों की संख्या काफी कम हो गई है, ऐसा पुलिस का कहना है। साथ ही पुलिस का दावा है कि 52 विदेशी और 29 स्थानीय आतंकी इस दौर में सरगर्म हैं, यानी अब इतनी ही तादाद रह गई है। पुलिस की चिंता अब उन हाइब्रिड आतंकियों को लेकर है जो इंटरनेट पर सक्रिय जिहादी तत्वों के संपर्क में मोटिवेट होते हैं। और दरअसल टारगेट किलिंग के पीछे जिहाद से प्रभावित इन्हीं हाइब्रिड आतंकियों का हाथ होता है। आज के बदले हुए दौर में पहली बार जम्मू कश्मीर में G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के जो 50 बड़े शहर हैं, वहां पर G20 के 200 मीटिंग प्रस्तावित हैं, उसमें कई मीटिंग जम्मू कश्मीर में भी है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी की कामयाबी ने जम्मू कश्मीर में पीपल्स गवर्नेंस का मॉडल दुनिया के सामने रखा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद बदले हुए जम्मू कश्मीर ने पंचायती राज के मॉडल को लेकर ग्रामीण भारत की छवि को खूबसूरत बनाया है। आज जम्मू कश्मीर देश के दूसरे राज्यों की पंचायतों के लिए भी आदर्श बन गया है। तो जम्मू कश्मीर में ये बदलाव और ये बदलाव की जो पूरी कहानी है, जम्मू कश्मीर में जो ये खुशनुमा माहौल बना है, इस पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पुलिस ने जो कुछ दावा किया है उस पर सबसे पहले एक सवाल कि वो कह रहे हैं कि आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है और कोई अब बड़ा सरगना वहां पर मौजूद नहीं है। तो ये किस तरह से मुमकिन हो पाया विनोद जी जम्मू कश्मीर में? लाल जी, जैसा कि आपने भी बताया, ये बदले दौर का कश्मीर है। और ये बदले दौर का कश्मीर आप जब कहते हैं तो वो आपको इसकी ग्राउंड रियलिटी को देखना होगा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल किया था।
जम्मू कश्मीर पुलिस का जो ये दावा है उसको दावे को आप हकीकत में भी देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले 1 साल से आपने कोई एक बड़ा इनकाउंटर नहीं देखा होगा जिस इनकाउंटर में मिलिटेंट ने कहीं बड़ा अटैक किया हो। वो इनकाउंटर के बदले में अब ये होता है कि जम्मू कश्मीर में जो ऑपरेशन सर्च आउट ऑल आउट है, वो ऑल आउट पिछले 1 साल से जो चल रहा है, उस ऑल आउट में उसको ढूंढ ढूंढ के बाहर निकालना और उनका काम तमाम करना है। अब आप देखें कि ये बदला हुआ दौर है, जिस दौर में किसी भी आतंकवादी की जो उम्र होती है वो 4 से 6 महीने की होती है। एक कोई भी आतंकवादी अगर किसी कहीं पे टारगेट हुआ है या कहीं पे उसका कोई कार्रवाई हुई है तो महीने 2 महीने के अंदर में आप देखेंगे कि पुलिस का, जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स का और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं उनका वो उस ऑपरेशन में वो हमें ढेर किए जाते हैं। तो ये बदले दौर का जम्मू कश्मीर में है, इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस का ये दावा है और जम्मू कश्मीर पुलिस की बात को आपको हकीकत माननी होगी कि जो टॉप लश्कर के और जो कमांडर हैं या जैश के कमांडर हैं वो आज जम्मू कश्मीर में आपको उनकी चर्चा आपको कहीं नहीं मिलेगी। या मीन वो लोग इस चीज़ों से हट गए, यानी कमांड करने वाला उनका कोई नहीं है। चिंता इस बात की है जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है कि चिंता इस बात की है हाइब्रिड मिलिटेंट को लेकर। ये हाइब्रिड मिलिटेंट जो है वो जो आप कह सकते हैं कि छोटे उम्र के बच्चे जो इंटरनेट के संपर्क में हैं, उन जिहादी एलिमेंट्स के संपर्क में है और उनसे मोटिवेट होते हैं, वो किसी टारगेट में उनको वो यूज़ किया जाता है। वो इस तरह की मिलिटेंसी अभी गाहे बगाहे आप टारगेट किलिंग में देखते होंगे। ये जो बदला हुआ जम्मू कश्मीर है ये एक इंस्पिरेशन है, ये एक जो मॉडल बना है जो देश के लिए, जो आप कह दें अपने प्रोग्राम में, अपने रिपोर्ट में आपने बताया है कि जम्मू कश्मीर में जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी ने जिस तरह से अपनी एक बड़ी कामयाबी दर्ज की है, लोगों के बीच जो संवाद बनाया है, लोगों की समस्याओं को जानने के लिए हर घर के दरवाजे पे दस्तक देने की बात कही गई है। जो आपने देखा होगा कि बैक टू विलेज की हम लोगों ने कई ऐसे प्रोग्राम की हम लोगों ने पर चर्चा की है और उसको दिखाया है कि जब सीधे ऑफिसर उसके गाँव में पहुँचते हैं, वहाँ की समस्याओं को एड्रेस करते हैं, वहां के लोगों की बात सुनते हैं, तो लोगों में ये कॉन्फिडेंस जगा है और लोगों का जब जनभागीदारी जब बढ़ती है ना लाल जी, तो फिर ऐसा नतीजे निकलता है जो जम्मू कश्मीर पुलिस की बात से आपको लग रहा था कि वहां आज की तारीख में जो देसी विदेशी मिलिटेंट हैं उसकी संख्या तादाद जो है 81 रह गई है। तो कश्मीर संभाग के 4 जिले जो हैं वहां पे आज की तारीख में कोई भी आतंकवादी की उस सूची में नाम नहीं है। इसका मतलब है कि वहां जो काम हुआ है, जब चाहे वो पुलिस फोर्स के हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, उसने एक बड़ी कामयाबी दर्ज की है। लालचंद जी, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि वहां की पंचायतें आज जिस तरह से काम कर रही हैं वो पूरे देश के लिए भी नज़ीर हैं, उस तरह का नज़ीर उन्होंने पेश किया है। और इसी क्रम में जो G20 की बैठकें जम्मू कश्मीर में भी रखी गई हैं ख़ास तौर पर, और मुख्य बैठक तो वहीं पर है, जम्मू कश्मीर में ही G20 की बैठक है, ये अपने आप में पूरी दुनिया को भी इससे एक संदेश जाएगा विनोद जी कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से तेजी से हालात बदले हैं, खास तौर पर आर्टिकल 370 हटाने के बाद से। बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे आप देखिए कि 2014 के बाद का आप एक भारत में जो ये चीजें आप सामने में देख रहे हैं कि पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली का ही सबसे बड़ा ये मरकज होता था कि दिल्ली में ही सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होते थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद आपने देखिए कि उसमें ये चीजें में कितना बदलाव आया। अब वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उस चेन्नई से लेके बनारस तक में आप देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग बड़े हिस्से में आप इस तरह के कॉन्फ्रेंस को देखते हुए देख रहे हैं पिछले 8 सालों से। तो ये एक इतना सुखद और सुभव का आप कह सकते हैं कि आप अपने शहरों को, आप अपने उस ग्रोथ को, आप अपनी उस पहचान को दुनिया के सामने में रखते हैं। तो आज अगर G20 का जो प्रस्तावित मीटिंग है 2023 को है और 1 दिसंबर से जो एक भारत ने अभी उसकी जिम्मेदारी है, भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो भारत को लेके भी एक बड़ा मौका है। जो भारत ने इसमें जो 50 शहरों को चिन्हित किया है, जैसे सूत्र बताते हैं कि कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर के 50 शहरों में 200 से ज्यादा मीटिंग होगी। तो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर देश का एक अभिन्न हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का एक अटूट हिस्सा। और वो आर्टिकल 370 के बाद की जो जम्मू कश्मीर है उसका जो बदला हुआ, जो आप अपनी रिपोर्ट में नया कश्मीर बता रहे थे, तो उसको भी दुनिया को देखने की जरूरत है। और उन शहरों में, उनके बड़े शहर में, कश्मीर हो या जम्मू में, जब ये G23 की मीटिंग होंगे और इंटरनेशनल जो डेलीगेशन आएंगे तो इस कश्मीर के बारे में जो नैरेटिव्स था, जो प्रोपेगेंडा था, उसको वो साक्षात रूप से देख पाएंगे कि भारत का जो अभी तक ये क्लेम था कि पाकिस्तान ने किस तरह से स्पॉन्सर्ड किया है टेररिज्म को लेके या फेक नैरेटिव चला के, उन सब चीजों को ये इस तरह के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होंगे तो ग्राउंड रियलिटी भी लोगों के सामने में आएगी। और मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा कि मेन स्ट्रीम का जो ये भारत में जो इस चीज को एक अलग रखा गया था स्पेशल स्टेटस पे, उसके बाद भी मेन स्ट्रीम में आने के बाद इस तरह के मौके अब जम्मू कश्मीर के भी लोगों को सामने में दिखने को मिलेंगे।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। हम आगे भी ऐसे खुशनुमा बदलाव की चर्चा आपके साथ करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बारी आ गई है इस वक्त के देश हित वीडियो की, और देश हित वीडियो में आज हम एक परंपरा का वीडियो आपको दिखा रहे हैं जिसमें विवाह पंचमी को लेकर अयोध्या की ये बाराती मिथिला पहुंची है। राजा राम और सीता के विवाह को परंपरा ने अब तक सहेज कर रखा है। किसी देश के विकास में परंपरा का भी बड़ा योगदान होता है, अच्छी परंपराओं का। तो जब ये बाराती आती है तो मिथिला के लोग बाराती का पांव धोकर उनका स्वागत करते हैं। अच्छी परंपरा वाले इस वीडियो को देखिए। हमें दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।